नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। आज वीडियो थोड़ी अलग तरह की है, मुझे पता है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्यों मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ। पर ये जो मैप अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये मैप है छत्तीसगढ़ का। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में ये जो टरेम आपको नाम से दिख रहा है, यहाँ पे हमारा एक कैंप है, ऑफिशियल एक आर्म्ड फोर्सेस का कैंप है। और इसी कैंप से वो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत हमारे 22 से 25 के आसपास जवान जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। अब आप देखते हैं अगर कि ये जो ऑपरेशन हुआ, आपने जाहिर सी बात है न्यूज़ पढ़ ही लिया होगा कि एक माओइस्ट के खिलाफ ऑपरेशन किया गया था हमारी सेनाओं के थ्रू। और ये सेना कोई एक सेना नहीं थी, बल्कि इसमें मिक्स्ड फोर्सेस थी अलग अलग तरह की, जिसमें कि डीआरजी भी थी, एसटीएफ भी थी और सीआरपीएफ की कोबरा फोर्स भी थी। ये सारी फोर्सेस का मिला के एक जॉइंट ऑपरेशन था जो कि माओइस्ट के खिलाफ करना था। और इस ऑपरेशन को करने के लिए, ये ऑपरेशन ऐसा नहीं है कि अभी ये न्यूज़ कल वायरल हुई है जो कि परसों की थी, तो ये ऑपरेशन अभी हुआ है। ये ऑपरेशन कई दिनों से वहाँ पे चल रहा है, लगभग आप मार्च में ले लीजिए, 20 मार्च के बाद से ही अलग अलग इनपुट्स के बेसिस पे ये सेनाएं अपने ऑपरेशंस को अलग अलग जगह अंजाम दे रही थी या अंजाम देने की कोशिश कर रही थी। तो इसी कड़ी में एक ऑपरेशन था जो कि हमारी सेनाओं को सैटरडे यानी कि 3 अप्रैल के दिन करना था। तो इस ऑपरेशन में बेसिकली ऐसे इनपुट्स मिले थे कि कुछ अलग अलग लोकेशंस पे कुछ माओइस्ट छुपे हुए हैं, जिसके लिए अलग अलग जगह से हमारे कई सारी बटालियंस को, अलग अलग फोर्सेस को मिक्स करके एक ग्रुप में भेजा गया अलग अलग जगहों पे। लेकिन जो पर्टिकुलर जगह है, ये टरेन वाला जो आपको एरिया दिखा है, इससे 12 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह है जहां पे ये ऑपरेशन हुआ है। और ऑपरेशन क्या हुआ, इसमें आपने देखा कि हमारी सेनाओं का एक बहुत भारी नुकसान हुआ है, जान का भी और माल का भी, दोनों तरह का नुकसान हुआ है। इस ऑपरेशन के तहत हमारी सेनाओं को एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंचना था जहां उनके पास इनपुट थे कि वहां पे कुछ, अब ये संख्या एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन अराउंड 50 से 60 के आसपास माओइस्ट के होने का जो संकेत था वो था। और ये जो इनपुट्स हैं, ये ऐसा नहीं है एक जगह से थे, ये इनपुट्स भी आप देखिए कई जगह से थे। आईबी भी इसमें मिला हुआ था, जो वहाँ की लोकल पुलिस है वो भी मिली हुई थी। तो ये सब ने मिलकर इंटेलिजेंस दिया था और इस इंटेलिजेंस के बेसिस पे हमारी सेनाएं उस पर्टिकुलर जगह पे पहुंचती हैं। लेकिन जब वो पहुंचती हैं तो रास्ते में 2 विलेजेस पड़ते हैं और वो जो 2 गांव थे, वो दोनों गांव पूरी तरीके से खाली थे। लेकिन वहां पे हमारी एक चूक हुई कि हमने वो देखते हुए भी ये चीज़ नहीं ध्यान दी कि ऐसा क्यों है, और आगे बढ़ते चले गए। और जब हम उस पर्टिकुलर जगह पे पहुंचे जहां पे ऐसा इनपुट था कि यहाँ पे माओइस्ट होंगे, तो वहां पे बिल्कुल ब्लैंक दिखाई देता है सब कुछ। और ये वक्त भी रात का था, दिन का नहीं था। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल चीज़ है कि नाइट टाइम में ऐसे ऑपरेशंस किए जाते हैं। और इन ऑपरेशंस में आपने देखा कि नाइट टाइम में जब हमारी सेनाएं वहां पे पहुंचती हैं तो वो देखती हैं वहां कुछ है ही नहीं। और उसके बाद फिर उन्होंने अपने हिसाब से सब कुछ एनालाइज करने के बाद वो वापस होती हैं उस जगह से। और जैसे ही वो वापस होती हैं तो हमारे उन सारे फोर्सेस को, जितनी फोर्सेस हमारी वहाँ पे थी, वैसे तो वहाँ पे 1000 से ज़्यादा फोर्सेस अलग अलग जगहों पे लॉन्च की थी, लेकिन उस पर्टिकुलर साइट पे एक एक्सपेक्टेड नंबर 60 से 100 के बीच में हो सकता है, जो कि हमारी फोर्सेस जितनी वहाँ पे पहुंची होंगी। तो इतने नंबर्स में हमारी फोर्सेस वहाँ पे पहुंची थी और वो वापस होने लगी क्योंकि उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला। और जब वो वापस हो रही थी, वहाँ पे माओइस्ट जो थे वो हमारी पूरी सेनाओं को यू शेप में उन्होंने घेर लिया। यू शेप का मतलब होता है कि आप एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हैं तो आपको इस तरीके से घेर लिया जाएगा। सिर्फ एक पॉइंट होगा ऐसा जहां से आप एग्जिट कर सकते हैं, और वो पॉइंट भी बहुत बड़ा नहीं था, काफी संकरा पॉइंट था वो। और हमारी सेनाएं वहां पे बिल्कुल एक तरीके से अचंभित हो गई कि अचानक से यहाँ कोई नहीं था और इतने सारे लोग कैसे आ गए। और हमारी सेना जिस नंबर में थी, वो नंबर जो भी हो, उस नंबर से कहीं ज़्यादा, लगभग डबल के आसपास के नंबर में वो माओइस्ट वहाँ पे मौजूद थे। और उन्होंने बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड क्लास के वेपन से फायरिंग अचानक से शुरू की। और वो प्रोफेशनल फायरिंग करने वाले होते हैं, ऐसा नहीं है कोई नौसिखिया होते हैं। और उनकी इस ताबड़तोड़ फायरिंग में बहुत सारे लोग घायल हुए और लगभग 22 से 25 के आसपास जो हमारे जवान थे वो वहाँ पे आप कह सकते हैं शहीद हो गए। और वहाँ पे कोई जवाबी कार्रवाई करने का तरीका ही नहीं था। हमारे जो जवान थे वो इस तरीके से, उन्होंने उम्मीद नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है, जिस वजह से ये घटना घटित हुई। इस घटना में देखा जाए तो कुछ चीज़ों का फेलियर है हमारे साइड से जो हमें खुल के एक्सेप्ट करना चाहिए। सबसे पहला ये कि जो हमारा इंटेलिजेंस है, हालांकि कुछ लोगों ने इस बात पर जोर दिया हुआ है कि जो हमारी इंटेलिजेंस इनपुट थी वो बिल्कुल सही थी,
लेकिन वो सही कैसे हो सकती है जब आपका ज़्यादा नुकसान हो गया। अगर आपने प्लान किया था तो नुकसान आपका होता, लेकिन अगले का ज़्यादा होता, लेकिन यहाँ पे आपका नुकसान ज़्यादा हुआ। इसका मतलब कि हमारी जो प्लानिंग थी या तो उसमें कोई कमी थी, या तो एक्चुअल में वो हमारी नहीं, वो उनकी प्लानिंग थी, यानी कि जो माओइस्ट थे वहाँ पे मौजूद उनकी प्लानिंग थी। फॉर एग्जाम्पल ये प्लानिंग उनकी कैसे हो सकती है? तो देखिए, जो इंटेलिजेंस मिलते हैं वो अलग अलग सोर्सेज से मिलते हैं, और उसमें एक कॉमन सोर्स होता है जो कि होता है इंटरसेप्शन का। इंटरसेप्शन यानी कि कम्युनिकेशन इंटरसेप्शन। जब माओइस्ट आपस में बातचीत करते हैं तो उनका जो कम्युनिकेशन होता है उसे हमारी फोर्सेस इंटरसेप्ट करती हैं अपने नेटवर्क के थ्रू। तो जब उन्होंने कोई चीज़ इंटरसेप्ट की तो हो सकता है ऐसा कि जो माओइस्ट थे उन्होंने पहले से प्लान करके आपको जानबूझ के ऐसा इंटेलिजेंस दिया जिसके थ्रू आप उस पर्टिकुलर जगह पे पहुंच सकें, और इसके बाद जो वो चाहते थे वही उन्होंने किया, यानी कि उन्होंने आपको घेर के एक तरीके से मारा। तो ये प्रॉब्लम जो है इसे आप एक तरीके से इंटेलिजेंस में फेलियर ही कह सकते हैं, क्योंकि अगर जो आपका दुश्मन है वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो जाता है और आप उसके बाद भी अगर मानते हैं कि आपका इंटेलिजेंस ठीक था, आपने ऑपरेशन किया और उसमें आपका नुकसान हुआ, दोनों साइड से नुकसान हुआ, तो मेरा मानना यहाँ पे ये है कि अगर हम प्लान करके गए थे तो हमारा नुकसान कम होना चाहिए था या फिर नहीं होना चाहिए था, और सामने वाले का नुकसान बहुत बहुत ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। तो इसका मतलब कि प्लानिंग जरूर हमने की थी, ऐसा हमें लग रहा था, लेकिन एक्चुअल में प्लानिंग काम कर रही थी उन माओइस्ट की जिन्होंने अटैक किया था। तो ये बेसिकली इस जो घटना है इसका सार हो गया। आते हैं इस बात पे कि क्या इसमें एयरफोर्स कोई रोल निभा सकती है। बहुत लोग अभी कह रहे हैं कि एयरफोर्स को ऐसा काम दे देना चाहिए, कोई रिस्क नहीं होता है उसमें, एयरफोर्स आसानी से ये चीज़ कर सकती है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि एयरफोर्स जो है वो किसी भी देश की हो, वो देश के अंदर नहीं काम करती है, वो देश के बाहर के दुश्मनों के लिए होती है। हमारी एयरफोर्स हो गई, आर्मी हो गई, नेवी हो गई, वो देश के अंदर के लोगों से नहीं लड़ते हैं, उनके लिए ही ये अलग अलग तरह की फोर्सेज है, चाहे वो आप लोकल पुलिस देखिए या फिर सीआरपीएफ देखिए या कोई और रिजर्व फोर्सेज आप देखते हैं, तो उनका काम देश के अंदर लड़ना है, और एयरफोर्स, आर्मी और नेवी का काम देश के बाहर के दुश्मनों से लड़ना है। लेकिन क्या एयरफोर्स उसके बावजूद कोई ज़रूरत पड़ती है तो क्या नहीं अटैक कर सकती है? तो ऐसा नहीं है कि नहीं अटैक कर सकती है। कोई भी सेना कहीं भी अटैक कर सकती है, बशर्ते कि वो तभी हो पाएगा जब एक तरह की स्टेट ऑफ इमरजेंसी वहां पे घोषित की जाएगी। और एयरफोर्स जब अटैक करती है तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग क्रूशियल होती हैं, जिसकी वजह से वो अटैक इतना इजी नहीं होता है। सबसे पहला तो ये कि एयरफोर्स को एक पर्टिकुलर टारगेट पता होना चाहिए जहां पे उनको अपने बॉम्ब्स या मिसाइल्स वगैरह गिराने हैं। और ये माओइस्ट जो होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये कारगिल की किसी पहाड़ी पे इन्होंने कब्जा करके रखा है और उस पहाड़ी पे जाके एयरफोर्स ने अटैक कर दिया, क्योंकि ये माओइस्ट जो होते हैं ये बहुत बड़े एरिया को जानते हैं और उसमें ये रोटेट होते रहते हैं, ये एक जगह फिक्स बैठे नहीं रहते हैं। तो इस केस में ये कब कहाँ पे होंगे ये पता कर पाना मुश्किल है, तो एयरफोर्स इतनी आसानी से अटैक नहीं कर सकती। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि ये जिन एरियाज में होते हैं, जिन जंगल्स में रहते हैं, उन जंगलों में आसपास बहुत सारे गांव भी होते हैं और उस गांव में मासूम लोग होते हैं जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं होता है। तो जब हम किसी बड़े अटैक को करते हैं एयरफोर्स के थ्रू तो उसमें उसका भी नुकसान होना पॉसिबल होता है। लेकिन जो मेन इशू आता है एयरफोर्स के साथ वो मेन यही होता है कि पहली बात तो ये कि ये एक इंटरनल इशू है, और दूसरा ये कि यहाँ पे आप अगर देखते हैं एयरफोर्स का इन्वॉल्वमेंट अगर होता है तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि वो माओइस्ट जो कि इतने ज़्यादा शातिर हैं कि आपको अपने प्लान में उलझा सकते हैं, वो एयरफोर्स को भी किसी तरीके से उलझा सकते हैं और उनको इस तरीके से आसानी से नहीं मारा जा सकता। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यही है कि हमें उनकी तरह लड़ना पड़ेगा। जब इस तरह के बड़े बड़े ऑपरेशन होते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ का हिंट होता है कि इस तरह का कुछ हो रहा है या प्लान हो रहा है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि हम जो इस तरह के ऑपरेशन प्लान करते हैं वो लिमिटेड नंबर में हमारे फोर्सेस के साथ करें। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होनी चाहिए, उसके बाद ही इस तरह के ऑपरेशन में हाथ लगाया जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो कहा है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, इसका जवाब देंगे, वो ज़रूर हो और जल्द से जल्द हो, क्योंकि अगर इस तरह का जवाब नहीं दिया गया तो ऐसे जो माओइस्ट हैं उनके जो हौसले हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और उनसे लड़ने के लिए, क्योंकि आपको जंगल के बारे में पता होना चाहिए जहाँ पे वो होते हैं, वो गोरिल्ला वॉरफेयर में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, वो हर जगह को जानते हैं। जो फोर्सेस वहाँ पहुँचती हैं उनके लिए वो जगह बिल्कुल नहीं होती है। जंगल में सिर्फ गन और बाकी चीज़ें नहीं होती हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे गोरिल्ला वॉरफेयर के टेक्निक्स होते हैं जो हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे।
उसमें भी वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, जो माओइस्ट होते हैं या नक्सलाइट्स होते हैं। तो उनके खिलाफ अगर लड़ना है तो हमें अपनी स्ट्रेटजी को, हमें अपने इंटेलिजेंस इनपुट को, इन सब को कहीं ना कहीं थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। आपका क्या कहना है? आप भी अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मनीष मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।